हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल सराइटी यूट्यूब चैनल में। हमने कल के क्लास में मॉडल पेपर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था हिंदी का, और उसके पहले हमने इंग्लिश का मॉडल पेपर किया था, इंग्लिश 100 नंबर का। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और इससे हम बात करने वाले हैं विषयनिष्ठ प्रश्न का, जिसमें आपको सिर्फ लिखना होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें हम सिर्फ खंड बी को क्लियर करेंगे, जो कि 6 क्वेश्चन होंगे सब्जेक्टिव। टोटल मार्क्स होगा 50 का। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे आएंगे तो मिलेगा, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कुछ ही देर में, क्लास ख़त्म होने के बाद। तो इसको देखिए, खंड बी विषयनिष्ठ प्रश्न है। तो ये जो है आपको पहला जो क्वेश्चन है, ये लिखना है निबंध लिखिएगा। ये आपका 8 नंबर का होगा, और लिखना किसी एक पर है। दिया हुआ 6 है, किसी एक पर निबंध लिखना है। तो निबंध अच्छे से लिखिएगा, और इसके बारे में चलिए देखते हैं किस तरह से निबंध लिखेंगे। तो महिला सशक्तिकरण के बारे में देखते हैं। जीवन का अनुशासन का महत्व, छात्र जीवन का आदर्श, आपके प्रिय कवि के बारे में, दहेज प्रथा या वर्षा ऋतु के बारे में। देखिए, दहेज प्रथा यहाँ पर भी हिंदी में भी आ गया है, इंग्लिश में भी आया था, डोगरी सिस्टम। तो दहेज प्रथा आपको पढ़ लीजिएगा, ये ज़रूर आएगा। तो वैसे सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में चलने पहले आपको कुछ और दिखा दे। ये 8 नंबर का है, और इसके बाद आएगा आपका दूसरा नंबर प्रश्न। 2 ही प्रसंग व्याख्या करें। इसमें 4 दिया हुआ है, इसमें 4 में से किसी 2 को आपको व्याख्या करना है। तो इसको पढ़िएगा, उसके बाद 2 को करना हो। तो ये भी 8 नंबर का। तो टोटल 16 नंबर हो गया। तीसरा है, किसी दुर्घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। या अपने मित्र को पत्र लिखिए, या सड़क की दुर्दशा पर खेद और चिंता प्रकट करते हुए नगर पालिका के अध्यक्ष को पत्र लिखिए। दोनों में से किसी एक को लिखिएगा, या तो ये लिखिए या ये, कोई एक लिखिएगा तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर आपका नीचे प्रश्नों से किन्हीं 5 के 50-70 शब्दों में उत्तर देना है। यह आपके 10 प्रश्न है, यहाँ से यहाँ तक। 10 में से किन्हीं 5 के आंसर देने हैं। 5 का आंसर दिए तो आपका 10 नंबर मिलेगा। तो इन सब का हम आंसर आपको देंगे। पांचवा देखिए, पांचवा भी आपका है, निम्न 3 प्रश्नों के उत्तर देना है 150 से 250 शब्द में। देखिए 6 है, 6 में से मात्र 3 ही आंसर देना है, ये भी ठीक ही है। और निम्न में से एक संक्षेपण करें, किसी एक पर संक्षेपण करना है। संक्षेपण मतलब इसका दे देना है आपको, छोटा सा इसका लिखना होगा आपका। इसका एक पहले तो क्या बोलते हैं, इसका हेडिंग देना होगा, इसका नाम देना होगा कि किस चैप्टर, इसका चैप्टर का नाम देना होगा, और इसका सारांश लिखना होगा। इसमें छोटा सा इसी में से निकाल के 2 या 3 लाइन का लिखना होगा। चलिए हम उसको बता देंगे। ये टोटल आपका 50 नंबर का हो गया। 1 से 6 क्वेश्चन था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो पहला है महिला सशक्तिकरण। तो इसमें महिला सशक्तिकरण के बारे में पूरा लिख देना है, जितना छाप सकते हैं, या और भी बहुत सारे हैं, उन्हीं में से किसी एक पर। चलिए पढ़ते हैं, कुछ लाइन पढ़ के आपको समझा देते हैं। जैसे कि संपूर्ण विश्व में महिला सशक्तिकरण की लहर चल रही है। महिला अब गुलाम नहीं है, वह स्वतंत्र है। वह अपने अनुसार संसार में जिएगी और संसार का संचालन करेगी। इसके लिए जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, उसे कहते हैं महिला सशक्तिकरण। ठीक है। तो पहला पैराग्राफ में हमने बता दिया कि महिला सशक्तिकरण होता क्या है। फिर लिखेंगे, महिला सशक्तिकरण के लिए ही महिला आरक्षण हेतु भारत की राज्यसभा में पिछले दिनों एक विधेयक पारित किया गया। इससे भारत की महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ी। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। यहाँ का प्रजातंत्र महिला सशक्तिकरण का समर्थन कर रही है। यह एक तरह की उन्नति और शांति के लिए उपाय है। क्योंकि युद्ध की शुरुआत मनुष्य के मन से होती है, इसलिए शांति की सुरक्षा के उपाय की शुरुआत भी वहीं से होनी चाहिए। इसी तरह महिला सशक्तिकरण के बारे में इसमें बताया जाएगा, और महिला के बारे में जितना अच्छाइयाँ, जितनी सशक्तिकरण के बारे में लिखिएगा, उतना ज़्यादा अपन को नंबर मिल सकता है। अच्छे से लिखिएगा, और कुछ ना कुछ अच्छा अर्थ निकलना चाहिए। फिर आता है जीवन के अनुशासन का महत्व। तो जीवन में अनुशासन क्या है, तो ये आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है।
अनुशासन का अर्थ ही होता है व्यवस्था, क्रम और आत्मनियंत्रण। मतलब व्यवस्था करना और क्रम से और खुद पर नियंत्रण आना। यह ऐसा गुण है जो समय की बचत करता है। अगर आपके अंदर अनुशासन है तो समय बचाएंगे, धन बचाएंगे, आपको शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे। आपके पास अगर बल है तो आप उसका भी गलत जगह पर उपयोग नहीं करेंगे। इसी तरह से आपका जीवन के अनुशासन पर भी आपको पूरा लिखना होगा। और इसके बाद आता है आपका छात्र जीवन का आदर्श। छात्र या विद्यार्थी किसी देश का भविष्य होते हैं, क्योंकि वे ही देश के भावी पीढ़ी के अगुआ और या प्रतिनिधि होते हैं। उन्हीं के हाथों में देश की बागडोर आने वाली होती है। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि किसी देश के विकास में छात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ ही यह प्रश्न भी जुड़ा हुआ है कि किस प्रकार के छात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकता है। छात्रों के वेश में जो दिग्भ्रमित युवक हैं, जो तरह तरह के मानसिक भ्रांतियाँ, निराशा और बेकारी जैसे कुप्रवृत्तियों के शिकार हैं, जो थोड़े प्रदर्शन, हिंसा, तोड़फोड़ और अश्लील व्यवहार के नीतियों के में विश्वास करते हैं, वैसे छात्र किसी विदेश में क्यों न हो वहाँ के विकास में अपनी महत्वपूर्ण रचनात्मक भूमिका अदा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ ही पा रहे होंगे क्या कहा जा रहा है इसमें। कारण उनके पास न तो ज्ञान की पूंजी है, न ही चरित्र की, न ही संस्कृति और न ही गौरवमयी परंपराओं के का ज्ञान है, और न वर्तमान समस्याओं और आने वाले भविष्य को। ऐसे तथाकथित छात्रों की संख्या अपवाद ही है वैसे। यद्यपि राजनीतिक दुष्चक्र के प्रभाव से यह निरंतर बढ़ती ही जा रही है, वैसे ही बढ़ रही है। देख ही रहे हैं, आप ही देख रहे हैं क्या हो रहा है छात्रों के साथ। हमारे देश में छात्रों को समानांतर दो और भी शब्द है, विद्यार्थी और शिष्य। छात्रों को दो और नाम दिए जाते हैं, छात्र को विद्यार्थी और शिष्य भी कहा जाता है। इन सब में छात्र सबका विशेष अर्थ है शील। जिसका छात्र का आचरण अच्छा हो वह छात्र होता है। विद्यार्थी का अर्थ है विद्या या ज्ञान की प्राप्ति ही, जिसका चरम अर्थ या लक्ष्य हो। शिष्य शब्द का अर्थ होता है जो गुरु के आसन में रहता है, अनुशासन में रहता है। उपर्युक्त तीनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये छात्र जीवन के तीन महत्वपूर्ण पक्ष भी हैं, शील या चरित्र निर्माण, विद्या अर्जन, अनुशासन पालन की ओर संकेत करते हुए। वस्तुतः जिन युवक के जीवन में ये तीनों विशेषताएं मिलती है वह सच्चे अर्थ में छात्र कहे जाते हैं, और ऐसे ही छात्र अपने राष्ट्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विश्व के जो देश अपने प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति के मामले में अग्रणी माने जाते हैं, उन्हें भारतवर्ष तो एक है ही, कई दृष्टियों में प्राचीनतम भी माना जाता है। उसी तरह आपका ये भी आपको छात्र जीवन के बारे में और भी जितने लिख सकते हैं। मतलब ये जो है आपका निबंध एक इतना अच्छे से लिखिए, और जितना अच्छा लिखिए, जितना ज़्यादा लिखिएगा उतना नंबर मिलता है। उसी तरह आपके प्रिय कवि जिस 5 में से जिस पर भी आपको पता होगा अच्छे से उस पर आप लिख सकते हैं। दहेज प्रथा है 5वां, ये है, इस पे भी लिख सकते हैं। वैसे PDF मिल जाएगा आपको, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। हम इसको हिंदी है, हिंदी को पढ़कर भी अपना और आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें और भी समझाने लायक कुछ है, जैसे कि 2 का क, जैसे कि इसमें व्याख्या करना है। इसको कैसे व्याख्या करें ये आपको बता दें। जैसे पहला है प्रसंग, सप्रसंग। प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। तो देखिए लता और वृक्ष एक दूसरे को कैसे देखते हैं। देखिए प्रस्तुत पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई है। ये जो पंक्ति है ये एक अर्धनारीश्वर चैप्टर है हिंदी का, और रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, उन्होंने ही लिखा है। इसमें लिखा है कि कवि यह कहने चाहते हैं, मतलब दिनकर जी कहना चाहते हैं कि जिस तरह वृक्ष के अधीन उसकी लताएं फलती फूलती हैं, उसी तरह पत्नी भी पुरुषों के अधीन है, वह पुरुष के पराधीन है। इस कारण नारी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण भी पुरुष की मर्जी पर हो गए।
उसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा कि पुरुषों की इच्छा पर वह है। वृक्ष की लताएं वृक्ष को के चाहने पर ही अपना पर फैलाती हैं। जिस तरह जिस तरह फैलाती है, उसी प्रकार स्त्री ने भी अपने को आर्थिक पंगु मानकर पुरुषों की अधीनता स्वीकार कर ली है और यह कहने को विवश हो गई है कि पुरुष के अस्तित्व के कारण ही मेरा अस्तित्व है। इस परवशकता के कारण उसकी सहज दृष्टि भी छीन गई है, जिससे यह समझती है कि वह नारी है, उसका अस्तित्व है। एक सोची समझी साजिश है, साजिश के तहत पुरुषों द्वारा पंगु बना दी गई। इसलिए वह सोचती है कि मेरा पति मेरा कर्णधार है और मेरी नया वही पार करा सकता है। मेरा अस्तित्व उसके होने के कारण को लेकर है। वृक्ष लता को अपने जड़ों से खींचकर उसे बढ़ने का मौका देते हैं और कभी दमन भी करता है इस तरह से पत्नी भी इसी दृष्टि से अपने पति को देखती है। आदमी यथार्थ को जीता नहीं, यथार्थ को रचना भी है। इस तरह से आपको व्याख्या करना है। और तीसरा देखते हैं, किसी दुर्घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो अपने मित्र को पत्र लिखिए, किसी दुर्घटना की चर्चा करना है। तो देखिए, ये है लेटर। तो सबसे पहले अपना यहाँ एड्रेस लिख दीजिएगा, फिर लिखिएगा प्रिय, अपना दोस्त का नाम लिखिएगा यहाँ पे, मधुर स्मृति। आज तुम्हें पत्र लिखते समय मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मेरा मन कल हुई बस दुर्घटना को याद करके काँप रहा है। सारी रात मुझे उसी दुर्घटना के स्वप्न आते रहे। कभी कभी मैं संभल कर यही सोचने लगता हूँ कि मैं जीवित हूँ या स्वप्न देख रहा हूँ। मुझे पता है हम महाविद्यालय की ओर से राजप्पा की यात्रा पर गए थे। वापसी पर जब हम बस की एक पहाड़ी ढलान पर सड़कती चली आ रही थी कि अचानक बस के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। चालक ने तुरंत ही यात्रियों के खतरे का संकेत कर दिया कि ब्रेक बेकार हो चुके हैं। बस किसी भी समय पहाड़ी मोड़ पर नियंत्रण खो सकती है। छोटे छोटे घुमावदार मोड़ों को याद करके हमारा दिल कांप उठा। हमें लगा मृत्यु नज़दीक है। बस में कबूतर खाने जैसा फड़फड़ाता हुआ दृश्य उपस्थित हो गया। सभी यात्री चीखने लगे, चिल्लाने लगे। मार्ग की एक ओर पहाड़ी थी और दूसरी ओर खड़े या खाइयाँ। मृत्यु को आया जानकर 2-4 छात्रों ने बस के दरवाजे खिड़कियों से कूदने की चेष्टा की। तभी भयंकर धमाका हुआ। बस के शीशे और इंजन अभी पाकड़ की तरह चकनाचूर हो गया। ऐसा लगा मानो आसमान में बिजली टूटकर हम पर गिर पड़ी हो। बस के भीतर भयंकर चित्कार मची गया। बस चालक ने समझदारी की, वह बस को एक चट्टान के साथ टकराकर अपनी सीट से कूद गया। एक छात्र जो बस का दरवाजा खोलकर कूदने की चेष्टा में था, बस और चट्टान के बीच कुचल कर मर गया। उसका शरीर बुरी तरह पिस गया। उसकी अस्थियां भी पूरी तरह नहीं मिली। सभी चट्टान खून और मांस की बोटियों से भर गई थी। हमसे यह दृश्य देखा नहीं गया। एक और छात्र जो खिड़की से सिर बाहर निकाले हुए था, उसकी बाईं आंख और ऊपर का हिस्सा चट्टान से टकरा कर उड़ गया। उसकी दशा मरने से भी बदतर हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, किंतु उसने मार्ग में दम तड़प तड़प कर प्राण दिए। शेष छात्रों को थोड़ी थोड़ी चोटें आई, कोई बोल नहीं रहा था। मित्र की मृत्यु पर हम रो भी न सके। सब यंत्र की तरह गुम से दिखाई देने लगे। मैं भी उनमें से एक था। मुझे अभी रह रह कर उस घटना की याद आती है तो डर के मारे आंखें बंद कर लेता हूँ। ईश्वर ऐसी दुर्घटना का क्षण किसी को न दिखाया। इस दुर्घटना की चर्चा घर पर मत करना, मैं बुरी तरह डरा हुआ हूँ। बस मेरी तरफ से माता जी को कुशलता का संदेश। तुम्हारा अपना भिन्न, यहाँ पर अपना नाम दे दीजिएगा। ये तो सच में चिट्ठी पढ़कर मुझे भी डर लगने लगा।
इतना भयानक हादसा। आपके साथ भी कोई ना कोई ऐसा घटना हुआ होगा। बाइक दुर्घटना आजकल खूब होती है, तो ध्यान से रास्ते पर चले। सड़कों की दुर्दशा पर खेद और चिंता प्रकट करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखिए। चलिए नगर पालिका को लेटर लिखते हैं कि सड़कें ठीक करवाएं, बाकी उनकी मर्जी। तो लिखेंगे सेवा में अध्यक्ष नगर पालिका बक्सर बिहार, आरा बिहार, जो भी होगा आपका लिख सकते हैं। विषय बस लिखिएगा सड़कों की दुर्दशा। महोदय, एक सचेत नागरिक होने के नाते मैं आपका ध्यान सड़कों की दुर्दशा की ओर दिलाना चाहता हूँ। आज पूरे नगर में एक भी मुख्य सड़क ऐसे नहीं है जिस पर गड्ढे और गंदगी का अंबार न हो। बस अड्डे से शहर की ओर जाने वाली मार्ग पर प्रायः ट्रैफिक जाम रहता है। उसका कारण है सड़कों का टूटा होना, बीच में पशुओं का बैठा होना या नगर पालिका द्वारा सड़कों का तोड़ा जाना। ऐसा लगता है व्यवस्था नाम की कोई चीज़ आज आज की सड़क पर नहीं रही है। आपसे निवेदन है कि शीघ्र यह अव्यवस्था ठीक करें। धन्यवाद। दिनांक लिखिए, एक नागरिक, अपना नाम लिख दीजिए। ये रहा, तो छोटा सा था। इसको भी आप छोटा लिख सकते हैं, जितनी बड़ी कहानी लिखेंगे। लेटर ये लेटर छोटा ही होता है वैसे। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 4 है? 5 का उत्तर देना है, किन्हीं 5 का 10 में से। तो लिखा है, उसने कहा था कहानी को किससे क्या कहा था। देखते हैं उसने कहानी, आपने तो पढ़ी नहीं होगी। उसने कहा था, बहुत ही अच्छी कहानी है, एक बार आप जरूर पढ़िएगा। उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा। लहना सिंह की पत्नी है सूबेदारनी। सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी वह रक्षा करे। वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है। यह बात लहना सिंह के मर्म को छू जाती है। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? आनंद। बुद्ध कहते हैं, आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला, किंतु अब वह 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों में मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। यही बुद्ध ने आनंद से कहा था। गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन। पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है अक्सर, ठीक, परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद वह व्यक्ति का पाँव जख्म का शकल अख्तियार कर लेता है। इसका इलाज मात्र का काटना ही है। काटना चुभने पर जख्म को ही गैंग्रीन कहते हैं। मतलब आपको अगर पैर में कांटा चुभ गया और उसको छोड़ दिया, नहीं निकाले, तो बहुत दिनों के बाद वो धीरे धीरे घाव में बदल जाएगा, सड़ जाएगा, जिससे आपको पैर काटने के भी नतीजे आ सकते हैं। तो ये काटने चुभने का जो जख्म होता है ना, इसी को गैंग्रीन कहते हैं। उतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, वैसे सिर्फ कांटा चुभने पर जो जख्म होता है उसी को गैंग्रीन कहते हैं। तिरिच क्या है कहानी में? यह किसका प्रतीक है? तिरिच। तिरिच छिपकली प्रजाति का जहरीला लिजार्ड है, जिसे बिचखपड़ा भी कहते हैं। कहानी में तिरिच प्रचलित विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक है। ये जो बिचखपड़ा होता है उसी को तिरिच बोलते हैं। और इसका कहानी में तिरिच जो लिया गया है प्रचलित विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक है। विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक है। लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखें। तो चलिए देखते हैं क्या लिखना है।
लाना सिंह का सूबेदारनी के साथ भावनात्मक प्रेम है। वह एक सच्चा प्रेमी और जो प्रेम का प्रतिदान नहीं चाहता, वह प्रेम जो उत्सर्ग होना जानता है। प्रेम की एक कसौटी का निर्वाह करता हुआ सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करता हुआ शहीद हो जाता है। लाना सिंह वैसे शहीद हो जाते हैं युद्ध के दौरान। दिन और रात किसके प्रतीक हैं? दिन और रात हमारे दैनिक की गतिविधियों से संबंधित है। दिन में हम अपने समस्त कार्यों का निष्पादन करते हैं, जबकि रात्रि में पूर्ण विश्राम करते हैं। हमारे जीवन चक्र के दो अंग हैं, दिन और रात। यह दोनों जीवन और मृत्यु के प्रतीक हैं। कक्ष में बिस्तर पर निद्रा में निमग्न होकर निष्क्रिय तथा निश्चेष्टा हो जाते हैं। यह एक प्रकार जीवन और मृत्यु का प्रतीक है। ऐसे देखिए, ये आप सभी पढ़ सकते हैं आसानी से, और हिंदी ही है, आपको इसे पढ़ना ही है। ऐसे रामचरितमानस के रचनाकार कौन है, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये भी इसके रचनाकार का नाम लिख दीजिएगा। और निम्न 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये देखिए, प्रगति और समाज शीर्षक निबंध का सार संक्षेप में प्रस्तुत करें। तो ये जो प्रगति और समाज है, ये कहानी है। इसमें से आपको क्या करना है कि जो 10 या 20 लाइन आपको लिखना है। तो इसमें आप और पढ़े रहेंगे अपना तो लिख सकते हैं, और नहीं पढ़े रहेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। तो इसको पढ़ना होगा आपको। तो जैसे कि 3 नंबर है ना, 5 नंबर। डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी आलोचनाओं की एक शिखर प्रतिभा है। इस तरह से लिखना है, बहुत लंबा है, क्या पढ़ना है हम तो नहीं पढ़ेंगे, आप वो पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा सभी को। और हमने स्कैन करके बहुत से बच्चे, वैसे बहुत से बच्चे किताब ले चुके हैं, तो उनको तो आसानी होगी हिंदी पढ़ने में। तो और जो नहीं लिए हैं तो उनके लिए हम पीडीएफ दे रहे हैं, वो पढ़ लीजिएगा। ये हम बताते हैं 6 नंबर, विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। ये ज़रूरी है सभी बच्चों को। लोग कहते हैं कि राजनीति में मत जाओ बच्चे, पढ़ाई करो, लेकिन सभी बच्चों को राजनीति का ज्ञान जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये 6 नंबर है। विद्यार्थी का मुख्य काम पढ़ाई करना होता है। उन्हें पढ़ाए जाने वाले विषयों को लगन और तन्मयता के साथ अध्ययन करना भी चाहिए। यह उनकी प्राथमिकता होती है। अच्छे अंक तथा अच्छी श्रेणी विद्यार्थी तथा विषय गहन अध्ययन और उसकी बुद्धि की परखता पर पूर्णतः निर्भर करते हैं। अतः विद्यार्थी का मुख्य कार्य पढ़ाई करना है तथा अपना ध्यान पूरे मनोयोग से उस ओर लगाना है, किंतु देश की परिस्थितियों का ज्ञान होना तथा उसके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता विकसित करना ही उसके लिए आवश्यक है। इसके बिना इसकी शिक्षा अधूरी रहेगी एवं वांछित लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हो सकेंगे। अभिभावकीय दृष्टिकोण वाले लोग यह राय प्रकट करते हैं कि छात्रों को राजनीति से अलग रहना चाहिए, क्योंकि उनका काम पढ़ाई करना है और अपनी योग्यता बढ़ाना है, राजनीति में उलझना नहीं। किंतु यह विचार पूर्णतः अव्यवहारिक और निरर्थक है। छात्र एवं युवा शक्ति राष्ट्र की रीढ़ है। मानव स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह विद्यार्थी का राजनीति का योगदान अपरिहार्य मानते थे। भगत सिंह कहते थे विद्यार्थी को राजनीति में अपना योगदान देना चाहिए। उनका कहना था कि विद्यार्थी को अपने पढ़ाई तन्मयता से अपने करते हुए देश के हित में भी सक्रिय योगदान करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर तन मन धन से देश की सेवा में सक्रिय भाग लें और अपने जीवन का बलिदान भी करने से गर्व का अनुभव करें। उसी प्रकार जिस पर भगत सिंह इस पुनीत कार्य में जुट गए हैं। भगत सिंह ने कहा था कि छात्र को सिर्फ शिक्षा ही ग्रहण नहीं करना चाहिए, बल्कि राजनीति में भी ध्यान देना चाहिए। देश में क्या चल रहा है उनका भी जरूर ध्यान रखना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर तन मन धन से देश की सेवा में सक्रिय रहना चाहिए। अब देखते हैं 6 नंबर।
6 नंबर प्रश्न है। हाँ 6 नंबर था कि इसको पढ़ना था और इसका संक्षेपण करना था, संक्षेप रूप में लिखना था। तो इसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा प्रेमचंद्र के संबंध में जिज्ञासा का अर्थ यह है कि प्रेमचंद्र ने दुनिया को क्या दिया है। तो चलिए देखते हैं प्रेमचंद्र ने इस दुनिया को क्या दिया है। देखिए प्रेमचंद्र की महानता के बारे में उसमें बताया गया है। तो शीर्षक आपका हो जाएगा प्रेमचंद्र की महानता। शीर्षक मतलब हेडिंग, हेडिंग हो जाएगा प्रेमचंद्र की महानता। प्रेमचंद्र ने दुनिया को क्या दिया, यह जिज्ञासा स्वाभाविक है। आपके मन में भी आया कि प्रेमचंद्र आखिर दुनिया को क्या दिया, क्या है, यह जिज्ञासा स्वाभाविक है। उनकी रचनाएं सोचने विचारने को विवश करती है, कौतूहल जगाती है और मौलिकता की कसौटी पर भी खड़ी उतरती है। सचमुच विचार अभिव्यक्ति की नवीनता ही ग्रंथ और ग्रंथकार को श्रेष्ठ बनाती है। तो देखिए कुल शब्द जो लिखा हुआ था 117 था, संक्षेप में लिखा गया 40 वर्ड। मतलब समझ लीजिए कि छोटा सा उसी में से कोई 2 या 3 लाइन आपको संक्षेप में लिख देना है, जिससे भी आपको नंबर मिल जाएगा। एक और है शीर्षक भारत में एकता की आवश्यकता। हमारे देश में अनेकता में एकता का एक दिखावा है। स्वतंत्रता के बाद इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। यदि बहुसंख्य समाज सबल नहीं होता तो देश विघटित हो जाएगा। आज एकता स्थापित करने की आवश्यकता है। आप भी जानते हैं कोई एक नहीं है, सब अलग अलग। दिखावा तो सब करते हैं, 15 अगस्त को सभी कहेंगे सभी हम एक साथ हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ है, बस दिखावे के लिए। ऐसे सभी एक साथ हो, सभी ग्रुप सभी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ हो तो देश बहुत अच्छे से विकास करेगा। तो ये था आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कुछ ही देर में PDF अपलोड हो जाएगा, आप इसे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक अपलोड हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है आपको कुछ जानकारी अच्छी लगी हो। कोई जानकारी अगर दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए, और ये देख सकते हैं खंड के लिए OMR सीट भी है इसी में, और यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है। हम मेरा वीडियो देखने की भी आवश्यकता नहीं है, जो सिर्फ PDF भी शेयर कर देंगे तो हो ही जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।